आ रही है, आ रही है। जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस जी। ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज स्मृति दिवस के अवसर पर ये आज उनके जीवन दर्शन पर चर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मंजीत आनंद साहू जी और अल्टीमेट नमस्कार। ट्रूथ फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय विनोद कुमार जी और नमस्कार सर। रामधुन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन आदरणीय अमित मेहरा जी जम्मू कश्मीर से और एक सामाजिक चिंतक समालोचक कवि और प्रखर एक विख्यात महापुरुषों के जीवन दर्शन पर दृष्टि रखने वाले आदरणीय कमल बुद्धा जी आज हमारे बीच में है। और मैं आप सभी का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को शत शत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय मंजीत आनंद साहू जी को, जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो है संयोजक हैं। आए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने का काम करें। आदरणीय आनंद जी। नमस्कार साथियों। आज कुछ कहूँ इससे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि एक कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर मरती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह। एक ऐसे दीदावर थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो एक समस्तीपुर पिछड़े इलाके और एकदम सुदूर गांव के परिवेश में कमजोर, जो पिछड़ी जाति में भी जो एकदम अत्यंत कमजोर पिछड़ी जाति नाई जाति के पृष्ठभूमि से वो आते थे, हम सभी जानते हैं। जो गंभीर बात यह है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका समर्पण, उनकी दृष्टि, उनका विजन, उनका सोच इतनी गहराई से था और इतनी पैनी दृष्टि थी उनकी कि वो समाज के हर एक, जैसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र की बुनियाद क्या होनी चाहिए, संविधान के दायरे में जो सबके लिए समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति के लिए किस प्रकार से मुख्यधारा में जोड़ करके उन्हें समाज को विकसित करने की सोच उनमें ऐसी थी कि मैं दो तीन उदाहरण दे करके आपको इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो भारत में भी जो कुछ ऐसे, जिसको बीमारू प्रदेश के रूप में आज भी जाना जाता है, उस प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है वो बहुत ही गंभीर अवस्था में है। लेकिन जो चेतना का स्तर है, जो सामाजिक रूप से और जो लोकतांत्रिक रूप से जो जागरूकता अगर कहिए, तो कहते हैं कि हाँ, अगर राजनीति सीखनी हो तो यहाँ के एक रिक्शे वाले से भी आप राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं और उनसे बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चा पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब किसानों के लिए एक ऐसे कानून को लेकर के आया जिसमें कहा कि जो जो भूमि उपजाऊ नहीं है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब उन्होंने कमजोर जो हमारे पृष्ठभूमि के जो लोग थे, तो मैट्रिक की परीक्षा में एक भाषाई दृष्टिकोण से आज भी अगर देखा जाए तो हिंदी प्रदेश में अंग्रेजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे
आप दिल्ली और मुंबई में ऐसे लड़के, जो बिहार उत्तर प्रदेश के ऐसे लड़के जो केवल 4 लाइन अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर रहेंगे, लेकिन उनकी योग्यता उनकी क्षमता तमाम से ज्यादा रहेगी, लेकिन उस भाषा की वजह से वो पिछड़े हो जाते हैं। उस वजह से होता क्या था कि मैट्रिक की परीक्षा से पहले ही अपना उनका जो पढ़ाई का जो सपना होता था वो दम तोड़ देता था। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता जो है एक तरीके से जब खत्म की, और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी किसी 3 विषयों में से किसी एक विषय में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग में जो एक बड़ा हिस्सा जो था, अत्यंत पिछड़ी जातियों जातियों के भीतर खास तौर से जो लोग ऐसे थे जो पढ़ के आगे नहीं अपना सामाजिक राजनीतिक विकास में अपना योगदान दे सकते थे, उसमें उन्होंने एक बड़ा योगदान किया। यहाँ पे हम एक इस विषय को सबसे गंभीरता से और बहुत जोर दे करके कहना चाहेंगे कि जब पिछड़ों के भीतर जो 52% आबादी थी, जो कहते हैं कि पिछड़े ओबीसी जो समुदाय है उसमें, और ओबीसी समुदाय में एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी साधन संसाधन, कोई भी पूंजी, कोई भी जमीन जायदाद, किसी तरह की चीज नहीं है, और एक ऐसा तबका है जिसके पास साधन संसाधन, जमीन, नौकरी, कई तरह की चीजें हैं। उसमें उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया। मुंगेरी लाल कमीशन के गठन करने के बाद जब उन्होंने पिछड़ों में एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के तहत जब 2 वर्ग में ला करके और अत्यंत पिछड़ी जातियों को अलग से रिजर्वेशन जब प्रतिनिधित्व देने का जो उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद हम देखते हैं कि आप देखिए कि मंडल कमीशन की जो बात थी उससे कहीं ज्यादा गहराई में, जिससे ज्यादा कहीं बड़े पैमाने पर जो उनका जो अध्ययन था सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और जो महसूस करते थे, उसमें उन्होंने किया कि यहाँ पे जो चाहे जो कमजोर जो जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनको अलग से दिया, आरक्षण दिया और सरकारी नौकरियों में दिया, और उसके बाद जो है वो आगे आकर के बहुत सारे ऐसे हम लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने का काम किया। आज देखिए कि क्या है कि उसके बाद उनके जब जन्म तिथि हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उनके अवसर, ऐसे अवसर हैं, तो उस पर हम तमाम राजनीतिक समाज के लोगों को देखते हैं कि आकर के वे फूल माला चढ़ाने का काम करते हैं, उत्सव धर्मिता अपनी प्रदर्शित करने का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जो अंतिम पायदान में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का जो उनका संकल्प, उनकी सोच, उनका जो विजन है, उसको आगे बढ़ाते हुए कोई नहीं देखते हैं। आज हम खास तौर से इस बात को इस दिवस पे चिंतन का विषय मानना चाहिए कि आखिर कैसे हम जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं बढ़ा सके तो उनके याद करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। उनके संघर्ष का जो उन्होंने जीवन भर उन्होंने जो संघर्ष किया, और खास बात यह कि उन्होंने अपने निजी जीवन में किसी तरह की कोई संपत्ति, किसी तरह के कोई परिवार, किसी तरह के कोई व्यक्तिगत जो कहते हैं कि धन इकट्ठा करना, जब वे आज की तारीख में, आज उनका पुण्यतिथि उनकी है, तो जब वो देहावसान उनका होता है, उसके बाद उनके पटना में, या वो उनके पटना में सरकारी जो उनका आवास था वहां उनका निधन हुआ देश रत्न मार्ग में, तो वहां देखे कि उनके समस्तीपुर गांव में या पटना में एक भी कोई ऐसा मकान तक नहीं था जहां की उनके कोई जमा पूंजी जिसको कहते हैं, कोई खाते में कोई चल संपत्ति, कोई अचल संपत्ति, कुछ भी नहीं था। जैसे वे पैदा हुए थे, हम ये कहें एक लाइन में कि जिस तरीके से, जिस स्थिति में वो पैदा हुए थे, उसी स्थिति में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन उन्होंने ऐसी लकीर खींच के जाने का काम किया है कि भारत के लोकतंत्र में, दुनिया के लोकतंत्र में किसी भी ऐसे समाज जो कि पिछड़ा हुआ है और जो कि समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सका है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक बहुत बड़ा अपने संघर्ष के माध्यम से, अपने और बहुत अल्प उनका जो मुख्यमंत्रित्व काल है वो लगभग 2.5 साल का मुख्यमंत्रित्व काल है, और वो 2 बार बनते हैं, और 2.5 साल के इतने अल्प काल में वो एक लंबा अपना कहते हैं कि काम ऐसा करके जाते हैं। जीवन भर वो सदन में रहे। एक बार अगर लोकसभा का चुनाव केवल छोड़ दें तो 1952 से लेकर के वो
अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक जो है कोई भी ऐसा चुनाव जो है वो कभी हारे नहीं, और इसीलिए उनको जननायक के रूप में कहा गया। तो एक ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि और एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्तित्व जो इस संकल्प के साथ, इस सोच के साथ आता है कि समाज के लोगों के लिए काम करना है, तो एक शीर्ष पे पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुंचना एक बहुत बड़ी एक तरीके से राजनीतिक और सामाजिक मिसाल के रूप में भी है, और उन्होंने ऐसा किया है। हम समझते हैं कि आज के दिन इन सभी पृष्ठभूमि, इन सभी जो उनके विषय हैं, उस पर हम सबको चर्चा कर करके आगे आने वाले जी समय में एक ऐसे संघर्ष की जी बुनियाद रखनी चाहिए कि उसको हम आगे बढ़ा सकें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। आपने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो जिस समाज से निकल करके आए थे और आज उनके पास एक भी ऐसी संपत्ति नहीं उन्होंने बनाई, सब कुछ उन्होंने अपने समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। और आज हमें उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वही जब एक उस परिस्थिति में थे, तो जब वो उस जाति से जन्म चीफ मिनिस्टर बने, और बनने के बाद कुछ ऐसे समाज के जो जिसे हम लोग कहते हैं कि उन समाज का प्रतिनिधित्व जिनका शासन प्रशासन में ज्यादा था, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे फिरके बनाए कि कर्पूरी कर्पूरा, उठाओ बनाओ बाल, उठाओ छुरा, इस तरह के बहुत सारे, मतलब इस तरह के जीवन पर कीचड़ कर उछाला गया। पूरा धर धर, कर पूरा, हाँ, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, धर छोड़ ये, गद्दी क्योंकि ये धर समाज, अस्तूरा। जी जी, ये सामाजिक जो विसंगतियां जो समाज में थे इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए, आज ये एआईबीसी टीवी इस दबे कुचले वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, समाज के उन दबे कुचले वंचित समाज के उन लोगों के अंदर जो छुपी हुई कमजोरियां हैं और छुपी हुई क्षमता है, कमजोरियों को मिटाने के लिए और उन कमजोरियों को दूर करके उनको सशक्त, सबल और मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए एआईबीसी टीवी का हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। और मैं समझता हूँ अभी हमारे बीच में पंजाब से सरदार रविंदर सिंह जी जुड़े थे, अभी भी उनका नेटवर्क जो है थोड़ा सा कमजोर है। और हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय विनोद कुमार, संस्थापक जो है, फाउंडर मेंबर जो है कहते हैं, अल्टीट्यूड ट्रूथ रिसर्च फाउंडेशन उनका एक संगठन है, उन्होंने बनाया है। और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन दर्शन पर ये बात जरूर कहें, हमारे इन भाइयों को बताने का कष्ट करें, समय का ध्यान रखते हुए। फिर मैं अमित मेहरा जी के, फिर कमल बोध जी हमारे जो है बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और साथ में जीवन दर्शन पर बड़ी उनकी गहरी रुचि याद रही है। कमल बोध जी के पास मैं आऊंगा। मैं विनोद जी से चाहता हूँ, विनोद जी जरा इस बात पर गौर करिए कि जो है आज हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका काम जिसे उन्होंने बंटवारा किया था इस आरक्षण का, उस पर आपकी क्या राय है जी? सभी प्रतिभागियों को नमन करते हुए, सभी श्रोताओं को नमन करते हुए, और आज इस बेहद शानदार, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर जी सिंह कश्यप को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस चैनल के द्वारा देश के पिछड़े और दलित वर्गों में जो वैचारिक ज्वाला, वैचारिक क्रांति का जो इन्होंने आगाज किया है, उसके लिए मैं इनका करबद्ध निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो वैचारिक जो अग्नि है उसमें, उसके हवन कुंड में आहुतियां लगातार डल रही हैं। और जो है आने वाला समय पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का होगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आदरणीय दिवंगत आत्मा श्री कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए दो चार बातें कहना चाहूंगा। अभी हमारे आदरणीय मंजीत आनंद साहू सर ने बताया कि उनका जो जन्म था वो हुआ था 24 जनवरी 1924 को, और जो उनकी पुण्यतिथि है वो आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी 1988 को वो दिवंगत हो गए। तो ये उनका जो छोटा सा जीवन है, ये लगभग मुझे लगता है 64 वर्ष के आसपास का जीवन बैठता है। इस जीवन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है और संघर्ष भी किया है और एक ऐसे वर्ग से का प्रतिनिधित्व किया है जिस पर आज तक सत्तासीन किसी भी दल और विचारधारा को लीड कर रहे संगठन ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना इस जननायक ने उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए उस समाज के लिए कार्य किया। हमारा जो
पिछड़ा वर्ग है, मंडल कमीशन के अनुसार 52% के आसपास है। जब जो जनगणना 1931 की हुई थी शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो जो 52% को मंडल कमीशन की जो ये रिपोर्ट लागू हुई है तोड़ मरोड़ के या कम करके, उसमें 27% आरक्षण मिला है। और ये आरक्षण आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें 26% आरक्षण के रूप में दे दिया था। ये जो आजकल स्वर्ण गरीब का भी है, उनको भी उन्होंने 3% दिया था, महिलाओं को 3% दिया था, और 20% अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, अगर जहां तक मेरी जानकारी में है। अगर इसको दुरुस्त करने की जरूरत है तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि बाद में इसे दुरुस्त कर दें सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानने से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समाज के निम्नतर वर्ग में भी पैदा होकर कोई आदमी विपरीत व्यवस्था में रहकर भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और जैसा उनके जीवन से लगता है कि उन्होंने जो है एक सादगीपूर्ण और ईमानदारीपूर्ण जीवन जिया। मैंने उनके जीवन में थोड़ी बहुत बातें देखी। एक बार की घटना मैंने पढ़ी है कि उनका दरवाजा छोटा था और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर पे गए और उनका सर जो है उसके दरवाजे में लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई दरवाजा ऊंचा कर लो मुख्यमंत्री साहब। तो उन्होंने कहा कि ये दरवाजा एक चिन्ह के रूप में है कि जब तक हमारे समाज के लोगों, गरीब लोगों के छोटे छोटे घर और छोटे छोटे दरवाजे ऊंचे नहीं हो जाते, तब तक मेरा दरवाजा ऊंचा होने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस एकमात्र शब्द से आप उनके पूरे जीवन दर्शन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं व्यापक रूप से। दूसरा, आज के समय में जो नेतृत्व समाजवादी दलों के रूप में चल रहे हैं, जनता दल के रूप में बिहार में है, लालू प्रसाद यादव जी एक प्रमुख चेहरा हैं, वो राजनीतिक गुरु थे। तो जो राजनीतिक दल आज अति पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दलित वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सभी पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में खड़ा हुआ स्तंभ के रूप में हम देखते हैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को। और जो स्वर्ण वर्गों के भी प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, उनमें से एक यशवंत सिन्हा का नाम आता है। ये भी उनके साथ में काम करके और पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और जिनकी तरफ आज तक कोई ध्यान किसी भी संगठन का नहीं गया। इस देश में हजारों की संख्या में संगठन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के पिछड़े लोगों के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। वो काम आदरणीय दिवंगत आत्मा महान जो हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है। और उन्होंने जातिवादी लोगों के द्वारा अपशब्दों, अपमानजनक शब्दों का भी जीवन पर्यंत बद्दी गालियां भी उनको दी गई हैं, जैसा मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा है। तो वो सब सहते हुए और कितने धैर्य के साथ उन्होंने जो है काम किया है। और हमारे पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को उनकी कमी आज भी जो है महसूस होनी चाहिए। जिन जिन लोगों को पता चलता जा रहा है ऐसे महानायकों के बारे में, तो उससे हमें पता चलता है कि भले ही उन्होंने बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया हो, लेकिन ऐसी महान आत्माएं हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेती हैं और प्रेरणा का कार्य करती हैं। इसी जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक सर्वमान्य संविधान दिया है, उसी प्रकार उस संविधान पे अमल करने का जो कार्य करने वाला प्रशासक है वो अद्वितीय है कर्पूरी ठाकुर के रूप में। मैं ये कहना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि मैं 2-4 मिनट 5-7 मिनट बोल लिया हूँगा, तो मैं अपनी वाणी को अगली बार फिर विराम देकर अगली बार फिर अनुमति से आपकी बोलूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज पुण्यतिथि है उनकी, इस पर मैं यही श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता हूँ कि हम जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर वंचित वर्गों के लिए काम करने का संकल्प लें और आपस में समन्वित होकर काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कई संगठन के लोग जो है इस मंच पर मौजूद है। आज आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया, समन्वित होकर के काम करने की जरूरत है। तो मैं आप
हूँ कि जैसे इस भारतीय समाज व्यवस्था में जो है 4 वर्णीय व्यवस्था है, जो ग्रेडेड अपग्रेडेशन के आधार पर है, ऊंच नीच के आधार पर है, श्रेणीकरण व्यवस्था है, जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था में जो भारत की जो आबादी जो अगड़े और पिछड़े की जो दिख रही है, उच्च और निम्न वर्ग की जो है, जिसमें पिछड़ा वर्ग और उच्च वर्ग की बात होती है, तो जो जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों से इतर है, जो जिसे शूद्र वर्ण में भी कहा गया, वर्ण व्यवस्था के बाहर, वर्ण व्यवस्था के बाद जो अनटचेबल्स है उनको भी कहा गया, तो सारे मिलाकर के इनकी संख्या 85% है और 52% आबादी ओबीसी की 31 की जनगणना के आधार पर सब लोग जानते हैं। यहाँ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि इस आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उन दबे कुचले वंचित पिछड़े समाज के लिए एक ऐसा रास्ता दिया, उन्हें संघर्ष करने की नींव दी। और मैं इसी बात जो है कमल आदरणीय अमित मेहरा जी जो जम्मू कश्मीर से है, और उनका जो एक ट्रस्ट है जो है उस ट्रस्ट के आप जो है चेयरपर्सन है, उस बात पर आप इनके जीवन दर्शन पर 2 शब्द कहें जी। अमित मेहरा जी, माइक म्यूट है। नमस्कार। आप सबको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इस टाइम पे जब हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है आप लोगों के समक्ष बोलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ एक बिंदु रखूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि ज्यादा आपको सुनने में ठीक रहेगा। कुछ बिंदु इस तरह से हैं कि इस तरह के जो अभी तक का इस टाइम जो समय चल रहा है, जो जिस तरह के हम लोग आंदोलन देख रहे हैं इस टाइम पे, मेरे को जेपी की बात फिर याद आती है। संसद का आवारा होना आशय जो एक बार दिया गया था, वो आज की डेट में फिर सच होता दिखाई दे रहा है। चाहे वो मुद्दा किसानों का हो, संस्थानों के निजीकरण का हो, बेलगाम राज दरबार हो, सच सुनाने की आड़ में घृणित मानसिकता का जन्म हो, जब व्यक्ति उसके कपड़ों से पहचाने जा रहे हो, राम नाम के साथ खिलवाड़ हो, और तो और विवेकानंद जी के नाम से राजनीति करने वाले ये तक भूल जाते हैं कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने पूर्णतः हर धर्म को जिया और करीब से महसूस भी किया। ये शायद वो लोग नहीं जानते हैं। और एक बात और, जो अभी वर्णों की बात हो रही थी, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि वर्ण संकर होना समाज को गतिशील बनाता था। जब से वर्ण संकरता रुकी है, जहाँ खत्म हुई है, जहाँ रोक दी गई है, तब से समाज और ज्यादा जड़ होता गया है, जो कि विचार करने योग्य बात है। मैंने पिछली बार भी इस चीज को बोला था कि सब कुछ विचार ही है। जैसे जननायक जी का विचार था, आज हम फिर विचार उस पर कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा। आज का विषय चयन कर्पूरी ठाकुर जी महाराज जी हैं, उनके चरणों में द्वारा से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने बाबा साहब के वचनों को व्यवहारिक रहते हुए उन सारे वचनों को आत्मसात किया। इसीलिए शायद रुगण समाज ने उनको गाली देना ही अच्छा समझा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिर बिहार में जिस हजाम समाज की आबादी 2% से कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा उनके निधन के 30 साल बाद ही क्यों मच रही है। लालू जी का भी नाम लिया गया था। लालू जी सच में उनके एक कह लो कि जैसे किसी का राजपाट दिया जाता है, वैसे ही उन्होंने उसको आत्मसात किया है। जिस इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म करने का दम पॉलिटिकल पार्टीज भरती हैं, वो काम तो 1960 में पहली बार उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया था। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। जिन विकट परिस्थितियों में देश आज है, उन सब विषयों पर कर्पूरी जी की पकड़ बहुत अच्छी थी। जननायक जी की पकड़ बहुत अच्छी थी। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित करके उन्होंने 9,500, मेरे को आंकड़ा ठीक से याद नहीं आ रहा, 9,000 से ज्यादा
इंजीनियर और डॉक्टर्स को एक साथ नौकरी दी थी, इतने बड़े पैमाने में एक साथ राज्य में। उसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए हैं। ऐसे तो किस्से बहुत हैं उनके। मेरे को याद है, जैसे अभी बात कर रहे थे उन आत्मसम्मान के, उसमें उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, जब वो बाहर उनको इलाज के लिए भेजना था, तब जेपी जी ने सिफारिश करके उनको बाहर भिजवाया था। और सिफारिश के नाम पे तो नौकरी लगवाने के लिए अपने ही रिश्तेदार उनका आया एक बार, और उन्होंने उनको बोला कि इसको नौकरी की जरूरत है। कर्पूरी जी उस समय काफी गंभीर हो गए थे। उन्होंने 50 रुपए का नोट उनको दिया और बोला, जाइए उस तरह आदि खरीद कर अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। आपको एक प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर एक महान कर्मयोगी जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से 2 खंडों में पुस्तक एक प्रकाशित की है, जिसमें बहुत से ज्यादा दिलचस्प संस्मरण है। कृपया उनको देखें। वह सरकार बनाने में अपना लचीला रुख उनका इसीलिए था, वो किसी भी दल से गठबंधन बनाकर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़ के निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही अपने राजनीतिक फैसलों के बारे में निश्चितता उनकी बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। पर जीवन मरण वस्तु विशेष के लिए नहीं है, ये उन्होंने बताया। कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा ही जीवन दर्शनीय और स्मरणीय भी है। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपने बात तो कही है कि वो अपने दोस्तों दुश्मनों के साथ तालमेल बना करके समाज को गति देने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि आज हमारा युवा इस बात को नहीं जानता है और इस बात को जानने की आवश्यकता है। हमारे सरदार रविंदर जी जो पंजाब से हैं, वो के कारण वो साथ हमें लगता है नहीं जुड़ पा रहे ठीक तरीके से। और आदरणीय जो है मंजीत आनंद साहू जी जो राष्ट्रीय संयोजक है पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी का जो जीवन दर्शन इतना अनुकरण ये हमेशा बना रहेगा। और मैं इसी के साथ जो है आदरणीय कमल बोल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनके जीवन दर्शन पर विस्तार से, क्योंकि आज उनकी आज तिथि है, इनका स्मृति दिवस है। दिवस के अवसर पर एआईबीसी टीवी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है और उसमें लगभग 5 राज्यों के लोग हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और बिहार से, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से कई लोग हैं, पंजाब से भी थे और कनेक्टिविटी के कारण नहीं जुड़ पा रहे। आदरणीय जी। सर मेरी आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है सर। सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आज के इस स्मृति दिवस पर। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जी कश्यप जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे तमाम देश भर से तमाम महानुभावों का को मैं जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान प्रेषित करता हूं। साथियों, काफी बातें विद्वानों ने कही हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, और इसी कड़ी में मैं भी थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं। दरअसल बहुजन समाज में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने बहुजन समाज के दर्द को जितना गहराई से समझा, जाना और उसी शिद्दत से उस दर्द को, उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। बड़ा ही अल्प समय उन्हें मिला। हम सभी जानते हैं बहुजन समाज का व्यक्ति जब कुछ करना चाहता है, बहुजन समाज के उद्धार का काम करना चाहता है, तो उनके सामने अड़चनें और परेशानियां बहुत खड़ी की जाती है। परेशानियां आती नहीं है, खड़ी की जाती हैं। और इसी तरह की तमाम परेशानियां और कठिनाइयां कर्पूरी ठाकुर जी ने भी झेली। सही, उसके बावजूद उन्होंने भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में वो नजीर पेश की जो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई नेता इस तरह का काम कर पाएगा। और वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो कहीं से कहीं तक कोई नेता आज लगता नहीं है उनको। हम एक प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे देश में हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके बारे में, उनकी सादगी के बारे में और ईमानदारी के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। अच्छी बात है, वो थे भी।
लेकिन इस तरह का स्थान हमारे बहुजन समाज में जन्मे, हमारे पिछड़े और शोषित समाज में जन्मे जो राजनेता हैं, उनका बखान क्यों नहीं किया जाता? न तो मीडिया करता है, न सिलेबस में कोई स्थान है। मुझे लगता है कि मेरी बात से सभी महानुभाव सहमत होंगे कि सिलेबस में कहीं भी कर्पूरी ठाकुर को नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या वो इस लायक नहीं है कि उन्हें सिलेबस में पढ़ाया जाए? भारतीय राजनीति में एक शुचिता लाने के लिए, एक ईमानदारी लाने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए क्या उनको पढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है? जिन्होंने हमारे देश की मूल समस्याएं क्या है? बेरोजगारी है, असमानता है, महिलाओं के साथ भेदभाव है और भ्रष्टाचार है। ये सारी समस्याएं, इन्हीं सारी समस्याओं पर इतने इतने जबरदस्त तरीके से एक राजनेता का काम करना, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम करना, कहीं कोई नहीं लगता उनको। इस तरह का काम उन्होंने किया और उन पर आरोप लगे कि आरोप क्या, जब उन्होंने आरक्षण दिया पिछड़े समाज को और गरीब सवर्णों को भी दिया था, तो सवर्ण समाज उनके खिलाफ हो गया। तो उन्होंने देखा कि सवर्ण समाज में भी कुछ लोग दबे कुचले हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ उन्होंने दिया। तो ये बात आती है कि वो सर्वांगीण समाज, सर्व समाज का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे और उन्होंने किया। उसके बावजूद भी वो घृणा और उपेक्षा के शिकार हुए। जो हमारी परम सदियों से चली आ रही जातिवादी मानसिकता का जो है परिचय है, और हमारे देश में ये बात बड़ी रही है कि तथाकथित उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को जब वो ऊपर आते हैं या कुछ करना चाहते हैं या अपने लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें हजम नहीं होता है ये। और फिर भी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी ने इस तरह के कार्य किए। युवाओं को मौका दिया, महिलाओं को मौका दिया, किसानों के लिए एक भारत की जो एक अच्छी तस्वीर जो हो सकती है उसको बनाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उनकी सरकारें गिराई गई, उनके पीछे लोग पड़े और जो कुछ कर सकते थे, करना चाहते थे, वो उन्हें नहीं करने दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के हमारे जो राजनेता हैं, चाहे वो बहुजन समाज से हों या अन्य किसी भी समाज से हों, उन्हें कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारे भारत की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं पर किस तरह से काम किया जा सकता है, उन समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है और भारत को एक विकसित राष्ट्र किस तरह से हम बना सकते हैं। और ये लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, संपत्ति हमारे हाथ में रहे, व्यवसाय हमारे हाथ में रहे, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो उसका यही मकसद है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि चंद लोगों की तरक्की से भारत की तरक्की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भारत या कोई भी राष्ट्र एक शरीर के समान मान लीजिए आप, इस शरीर का अगर एक भी अंग दुखी है, उसमें रोग है, वो परेशान है, तो यकीन मानिए संपूर्ण शरीर के सुख की कल्पना किसी भी हालत में नहीं की जा सकती। तो दबे पिछड़े और वंचित समाज के की उपेक्षा करके उसको दीनहीन बनाए रख करके आप यदि भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहते हो, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो ये कल्पना से बाहर की बात है। और इस तरह के मंसूबे रखने वाले लोग आखिरकार ध्वस्त होंगे और परास्त होंगे, और फिर हमारे समाज में कोई न कोई कर्पूरी ठाकुर जी फिर से आएंगे और वो इस राष्ट्र को, इस समाज को फिर से एक नई दिशा देंगे, नए रास्ते पर, विकास के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जी कश्यप जी को फिर से कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने शो में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमल बोस जी, क्योंकि बिना एक सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के राष्ट्र उत्थान नहीं हो सकता, ये संदेश आपका है। और कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के उस दबे कुचले वंचित समाज को आगे आने का अवसर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मानव के साथ मानवता का व्यवहार को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे जो है ऑर्डर भी निकाले थे कि मानव के साथ मानवता का जो व्यवहार हो वो जो है होना चाहिए, अगर इसके अंदर कोई करता है उसको जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने ये भी बात कही थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है
ये आजकल एक चेहरा है कि जो पोजिशनल इन्फ्लुएंस है नेताओं का और एक तरफ पर्सनल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, उनके अंदर एक पर्सनल इन्फ्लुएंस था। उन्होंने उस गरीबी को झेलते हुए, जिस गरीब समाज में वो पैदा हुए थे, जिस उपेक्षित समाज में वो पैदा हुए थे, तो उस उपेक्षित समाज का सिर ऊंचा करने में उन्हें बहुत बड़ी मतलब जो है ना वो उन्होंने किया, इसी ईमानदारी मुस्तैदी का परिचय दिया। और मैं आज के हालातों पर जो आज राजनीतिक परिवेश है, क्योंकि ये बात बताना इसे जरूरी है कि पिछड़े वर्ग में आज प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व ना के बराबर है? शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, रोजी में, रोजगार में। ये जो जितना भी शासन का प्रत्येक क्षेत्र है उसमें उसका प्रतिनिधित्व है कम है और कम किया ही जा रहा है। और आजाद भारत के शासकों ने, जिन शासकों के हाथ में देश की बागडोर आई, उन शासकों ने उस वो भी काम इन लोगों को शासन प्रशासन धन धरती रोजी रोजगार में उनके जो थे थोड़े बहुत पहले तो थे नहीं, उनको उससे भी इतर ले जाने का काम किया। ये बात जरूर है कि मंडल कमीशन का गठन हुआ और मंडल कमीशन के गठन होने के बाद 27% ओबीसी को दिया गया और मंडल कमीशन लागू होने से आज तक जो है देखा जाए कि हमेशा हमेशा इस तरह के षड्यंत्र बनाए गए हैं, इस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं ताकि वो 27% इनको ना मिल पाए। कभी कोर्ट केस के माध्यम से, कभी आंदोलन के माध्यम से, कभी उनके दांव पेच बनाने में, कभी अगड़ा पिछड़ा का आंदोलन खड़ा करने में। विपक्ष इस तरह का जो लोग नहीं चाहते उनको इस तरह से जो है आज तक लगातार किया जा रहा है और बैलेंसिंग किया जा रहा है। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में उसको फंसा दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आज भी कोर्ट में फंसे हुए हैं, जिनका लाभ इस पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। कर्पूरी यही देख लीजिए पूरे भारत में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा उन्होंने किया था, पिछड़ा होती पिछड़ा का बहुत सारे राज्यों में लागू है, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है, तो बहुत सारे देशों प्रदेशों में नहीं लागू है। तो कर्पूरी ठाकुर के उस फार्मूले से इस पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सकता है, उनको वाजिब हिस्सेदारी मिल सकती है। निचले पायदान पे बैठे वाला, निचले पायदान की जो जाति है ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की, उसको भी अवसर शासन प्रशासन धन धरती रोजी रोजगार में मिल सकती है। और ये तो है रोजगार का साधन खत्म किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह से साइड किया गया, फेंक दिया गया इतना बड़ा वोटर्स होते हुए, यानी ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को नहीं समझा और ना ही उनको समझने दिया, इस बात को नहीं समझने दिया कि जिस सरकार को आप वोट देकर के ला रहे हैं, वो आपके हितों के लिए काम करेगा नहीं करेगा। नाम तो लिया पिछले हम आएंगे, हम तुम्हारा हिस्सा देंगे, आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसी नीति नियंता, ऐसे नियम बनाए जिससे कि जो है पिछले वर्ग का प्रतिनिधित्व मिलना तो दूर की कोड़ी हो गया, वो हमारा सपना में दिखाई दे रहा। मैं मंजीत आनंद साहू जी से इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जो बिहार में कंडीशन बनी है और आज के राजनीतिक हालातों पर जो पिछड़ा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, इसका कोई रास्ता आपको अगर नजर आता हो तो हमें जरूर बताएं। हमारे दर्शक बड़ी बेसब्री से आपकी बात का इंतजार करें, क्योंकि आप जो है संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा को आगे आकर के अपने हिस्से के बंटवारे को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चलाने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं इस बात को उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी प्लानिंग में मंजीत आनंद साहू जी से जानना चाहता हूँ। जी देखिए, आज आजादी के 70 सालों बाद का बहुत सारा बात बताया जाता है, लेकिन जब हम समता की बात करें, जब हम न्याय की बात करें, जब हम शिक्षा की बात करें, जब हम प्रतिनिधित्व की बात करें, तो हम देखेंगे कि एक तबका बहुत आगे की ओर चला जा रहा है और एक बड़ा हिस्सा बहुत पीछे, लगातार कोई नेटवर्क पीछे का पीछे है। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस देश को 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जाता है, जो देश अगड़ा देश होने का दम भर रहा है, वो उस देश में आप देखिएगा कि 1% लोगों के पास यहाँ के आधी से ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो यहाँ के महज 1% लोगों के पास है। और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो 10,000 से ज्यादा की कमाई में अपना जीवन यापन करते हैं। इस देश के भीतर 130 करोड़ का देश है, उसमें सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो 10,000 या उससे ज्यादा के मासिक आय पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इस देश के भीतर का जो बड़ा हिस्सा है
वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन प्रतिनिधित्व हो, इन तमाम सुविधाओं से और इनसे वंचित है। इसका कारण ये है कि इस देश की और इस समाज की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, उसमें घोर बेईमानी है, उसमें घोर भेदभाव है। और इस भेदभाव और इस बेईमानी को जो लोग भी समझते हैं, हम में से इस देश के भीतर जो नौजवान लोग हैं, जो तमाम संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सबसे पहली आवश्यकता ये है कि वो आगे आकर के समता, समानता, बंधुत्व, रोजगार, शिक्षा, न्याय, दवाई, कमाई और कपड़ा, मकान के लिए, लोगों के हक हुकूक के लिए, जो जो इस देश का सबसे अत्यंत पिछड़ा समाज है, या दलित समाज हो या पिछड़ी जातियों में जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उन सबके पास आज रहने के लिए जमीन नहीं है, उनके तन, उनके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है और उनको शिक्षा मैसर नहीं है। एक तरफ जहां आप देखेंगे कि हजारों लाखों महीने खर्च होते हैं कुछ बच्चों के पढ़ाई और जीवन के ऊपर, तो दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाक चौक चौराहे पर, गांव की जो पगडंडियां हैं, उनकी झोपड़ियों में रहने के लिए और मजबूर हैं। तो हमें ये करना होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के, चूंकि आज स्मृति दिवस पे हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, तो वो आखिर क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने अपने कमाई से या अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश करने का काम किया कि जब वो एक बार विदेश जाते हैं तो उनके पास एक कोट जो होता है वो नहीं, मतलब फटा हुआ था। और जब वहां गए तो वहां के स्थानीय जो इनके शुभचिंतक थे, उन्होंने, कहने का ये आशय है कि एक मुख्यमंत्री जो उस परिवेश से निकल करके आते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि 1978 में जब वो एक ऐसी विचारधारा लेकर के आते हैं कि वो समझते हैं कि एक ऐसे वर्ग को यहाँ पे रोजगार में, सरकार में, हर जगह हिस्सेदारी की जरूरत है, वो हिस्सेदारी मिली नहीं है। तो हम अत्यंत पिछड़ा जो हमारा संघर्ष मोर्चा है, उसका उसका एक परिकल्पना है, उसकी एक सोच है, उसका एक संघर्ष है, उसकी एक हमने एक रूपरेखा तैयार की है। उसमें हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण के तहत एक तरीके से नौकरियां खत्म हो गई है, रिजर्वेशन ही खत्म नहीं हुआ है, नौकरियां भी एक तरीके से खत्म हो गई है। सरकारी क्षेत्र में जब नौकरी मिलती है तो रिजर्वेशन भी मिलता है, अनरिजर्व लोगों को भी मिलता है, लेकिन अब तो वहां नौकरी है ही नहीं। तो जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं रही है, तो निजी क्षेत्र में जो सब कुछ चला गया है, उस निजी क्षेत्र पर चंद लोगों का, एक खास वर्ग के, और उसमें भी एक कुछ चंद लोगों का पूरा कब्जा है। आखिर इस देश की संपत्ति पर 1% लोगों का या कुछ चंद लोगों का पूरा अधिकार हो जाएगा, तो कोई भी समाज किस तरीके से जिंदा रह सकता है या गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जो है आगे बढ़ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम ये ऐसी जरूरत समझते हैं कि सबसे पहले इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की लोकसभाओं में और इस देश की राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं में और विधान परिषदों में और राज्यसभा में सबसे पहले प्रतिनिधित्व के सवाल पे लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम वहां नहीं रहेंगे, तब तक हम अपनी बात कह नहीं सकते हैं, और जब तक हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे, तब तक वो बहस का हिस्सा ही नहीं बन पाएगा। और इस देश का कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता उस दिशा में काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए यह जरूरत है, कर्पूरी ठाकुर के लोगों की जरूरत है, अत्यंत पिछड़े के वर्ग के समुदाय के जो नेतृत्व करता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनकी जरूरत है कि हम निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, तमाम जगह पे अपना प्रतिनिधित्व की लड़ाई संख्या के आधार पे, जिस भी वर्ग की संख्या हो, इस देश के भीतर गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता कितना है इसकी तो संख्या है, लेकिन इस देश के भीतर कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने अति पिछड़े, कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, कितने किस जाति और वर्ग के लोग हैं, उसकी संख्या की गिनती नहीं होती है। लेकिन यहाँ गाय, भैंस, चीता और कितने हैं, लोमड़ी कितने हैं, इसकी गिनती होती है। तो हमें इसकी गिनती करने की ये स्पष्ट रूप से जरूरत है, और उस गिनती को सामने रख करके उसकी संख्या के
के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं उनको आज भी 2 गज जमीन मयसर नहीं है। जो लोग जी शिक्षा की, कर्पूरी ठाकुर जी ने मैट्रिक तक की परीक्षा मुफ्त किया था। जी जी सिंह कश्यप साहब, कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी के लिए जी जो है मैट्रिक तक की परीक्षा मुफ्त किया था। और इसलिए वो किया था कि वो ये समझते थे कि शिक्षा एक ऐसी जरूरत है जिसके वजह से कोई भी समाज तरक्की कर सकता है। और जब हम अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपने तमाम तमाम वर्ग के लोगों को जब तक हम मुकम्मल शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, जब तक हम उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सशक्त समाज का, सशक्त प्रदेश का, सशक्त देश का, विकसित समाज का और विकसित प्रदेश का की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमें ये जरूरत है कि हम आगे बढ़ करके इसके लिए लड़ाई लड़ें। और कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उस दिशा में काम करके, संघर्ष करके उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं जिसके तहत उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया था। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मंजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है कि जो उन्होंने काम किया था उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि जो है इस बात को समझाने के लिए देशव्यापी जो जनजागरण आपकी तरफ से किया जा रहा है, आपका वो काम बहुत ही सराहनीय है। ये इसलिए सराहनीय है क्योंकि जब तक इस पिछड़े वर्ग में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक जो है ये बात बनने वाली नहीं है। जागरूकता ही एक बहुत बड़ा हथियार है, चाहे उसे शिक्षा कहिएगा, चाहे अवेयरनेस कहिएगा। पढ़े लिखे साक्षर लोग बहुत हैं, लेकिन उस समाज की उस पीड़ा को समझ करके काम करने वाले लोगों की कमी है। ये पिछड़े वर्ग के लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमारा ये IBC टीवी जो है तत्पर है। और क्योंकि ये बात यहाँ पर ये हुई, आज हमारा मुद्दा जो है एक बात निकल करके आई कि इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति दिवस के अवसर पर जो है जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठा है हमारे बीच में, तो मैं ये जो हमारे अमित मेहरा जी है इस पर 2 मिनट का बात रखेंगे अपनी, कि जो जातिगत जनगणना की बात मंजीत आनंद साहू जी ने कही है, इस पर जो है आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया इस पर आनी चाहिए। जी अमित मेहरा जी। जी, जातिगत जनगणना के लिए इस समय मैं आपको बताता हूँ डेट के साथ, 31 अगस्त 2018 को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बैठक बुलाई और उन्होंने बोला कि और उन्होंने ऑर्डर किया था, मेरे पास RTI है, RTI की कॉपी में उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने उस समय ऑर्डर किया था, निर्देश दिए थे कि जो जनगणना है वो OBC का कॉलम उसमें होना चाहिए। वो चाहिए होगा तो सिंह साहब के पास मैं पहुंचवा दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा, मेरी इसी संबंध में मैं लगातार बात कर रहा हूं उन सारे लोगों से जो इससे जुड़े हुए हैं, क्या मनोज कुमार झा जी हैं या कोई और, डिप्टी CM अभी के डिप्टी CM UP केशव प्रसाद जी, वो OBC के बड़े वर्ग से आते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, मैं ऑन पोर्टल ये बोलना चाहूंगा, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। और आप ही के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूंगा कि जो बात आप फोन पे कर सकते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कर सकते। जो अभी HMO में बैठे हुए हैं अमित शाह जी, आप उनसे क्यों नहीं कर सकते। एक HMO की चेयर को इतना नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। क्या 2018 में ही इस चीज को बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उनको पता था कि OBC जाग रहा है, इस बार अगर धक्का हुआ तो बहुत बुरे तरीके से होगा। उन्होंने इसी चीज को संभालने के लिए, OBC समाज को अपने साथ रखने के लिए, केशव जी ने UP में जगह जगह बोला है कि इस बार जातिगत जनगणना होगी, जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब सत्ता मिलती है उसके बाद सत्यानाश कर देते हैं ये लोग, और वही हालत इन्होंने इस बार भी की। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड भी है, मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी पिंड उसमें है। जम्मू में अभी हमारी मीटिंग हुई थी चेयरमैन NCBC के साथ भी, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 27% आरक्षण, जो पहले 2 था 2 का 4 हुआ, अभी वो 27% आरक्षण देंगे। मैं था, बंसीलाल जी थे, प्रोफेसर कालिदास जी थे और बहुत सारे गणमान्य लोग थे जो OBC को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पे थे। उन्होंने उस चीज को बोला, उन्होंने समझा। हमारे चेयरमैन थे JK से,
जम्मू कश्मीर से, उन्होंने भी इस बात को समझा लास्ट में। और चेयरमैन एनसीवीसी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने बात को एटलीस्ट समझा और बोला कि हम लोग आपको धारा 370 टूटने के बाद 27% आरक्षण देंगे। पर मुद्दा यह है कि अभी भी जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगी, जो कि एक बेस टारगेट है, वो नहीं हो पाएगा। जो काम हम लेके चलने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम राष्ट्रीय लेवल पे सोचा हुआ था कि हम लोग जंतर मंतर पे इस बार प्रोटेस्ट अपना दर्ज करवाएंगे, लेकिन 26 को जो इस बार दीप सिद्धू के कारण जो उन्होंने पूरे देश को मलाइन करने का कोशिश किया, दैट इज नॉट गुड। चलो, उसके बाद हम लोग इसको अभी उस मंच तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पर मेरा आग्रह है सबसे कि कृपया सिर्फ एक टारगेट को पकड़ें पहले, कि जाति आधारित जनगणना हो, उसके बाद हम लोग बाकी चीजों को स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। तीसरी रही बात, किसी भी क्षेत्र में भारतवर्ष में, मैं आपको बोल रहा हूं, किसी भी स्टेट में 10,000 नौकरी देने में हम लोग सक्षम हैं। हमारे प्राइवेट कुछ ऐसे लिंक्स हैं, हमारे ट्रस्ट के भी, हमारा दूसरा कंपनी है उसका भी कुछ ऐसे लिंक्स हैं। हमारे पास वो लोग हैं जो लोग इकट्ठे नौकरियां देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी बात की थी कि नौकरियों का बहुत ज्यादा अभाव है, हम लोग इस प्रोग्राम को की दिशा को ना भटकाते हुए, आप मेरे को बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में दोबारा बात करने के लिए। पर अगर कर्पूरी ठाकुर जी को जिंदा रखना है तो इन सारे विषयों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो विचार ज्यादा देर नहीं रहेगा। जी, थैंक यू मेहरा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, जो है बेरोजगार की तरफ होना चाहिए। आज क्योंकि जाति का जनगणना इस समय अगर कालम नहीं है, उसमें भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। देखिए साथियों, 1931 की जो जनगणना हुई थी वो अंतिम जाति आधारित जनगणना थी, और 1951 में जो आज आजाद भारत में जो जनगणना हुई वो धर्म आधारित हो गई है, और उसमें जो है जाति के आंकड़े नहीं लिए गए, और लगातार तब से 10-10 साल पर जनगणना होती आई है। हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और तब कुछ न कुछ एक नया शगुफा आ जाता है। जब जब जनगणना हुई उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि ये पिछड़े वर्ग के लोग एक आंदोलन ना कर पाए। मैं आपको दूंगा, मुझे तानाजी साहू समय दूंगा। मैं विनोद जी के पास चलूंगा। विनोद जी, आपको कर्पूरी ठाकुर जी के स्मृति के बारे में और कुछ कहना है? ये क्योंकि एक बात बाकी है, क्योंकि एक हमारे जो कश्यप समाज के लोग हैं, मैं चाहता हूँ ज्यादातर कश्यप जाति के जो लोग हैं आजकल पढ़ने लिखने में रुचि कम रख रहे हैं। यदि आपका कोई संदेश उनके लिए हो तो इस कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति के पावन अवसर पर आप उसको दे सकते हैं। जी विनोद जी। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है विनोद जी। म्यूट करिए, म्यूट, अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट है वो, अनम्यूट ही है, लेकिन उनकी आवाज आ नहीं रही यहाँ पर। विनोद जी, जी उनकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। मंजीत जी, कुछ कहना चाहते थे आप? विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आपने कहा कि जो धर्म आधारित हो गया है, मैं ये मैं एक सचेत करना चाहता हूँ और इस ओर इशारा करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, कि इस देश के भीतर धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हमें किसी भी धर्म के, क्योंकि ये धर्म एक बेहद निजी मामला है और उसको निजी रहने दिया जाए। सामाजिक न्याय का जो सवाल है, जो सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी हैं, और जिनके इस विषय पे, जिनके स्मृति दिवस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक न्याय का जो अभिप्राय है उसको जो लोग समझते हैं या जो लोग इसको जीना चाहते हैं या जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ी गंभीर चर्चा करने की जरूरत है अपने लोगों के साथ, कि हम धर्म के किसी भी बहस में ना पड़े। क्योंकि इस देश के भीतर कुछ, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक लोगों ने इस देश के भीतर एक ऐसा धर्म का आडंबर खड़ा किया है कि जिसके इर्द गिर्द पूरी समस्या को एक तरीके से उसको किनारे कर करके, और सिर्फ धर्म के नाम पर हमारे सारे जो राइट्स हैं, हमारे सारे जो बहस के जो विषय हैं, उसको उसको एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। देखते होंगे आप, मंडल कमीशन के समय भी इस देश के भीतर
मंडल कमीशन के जब जब रिपोर्ट्स लागू हुई, उसके बाद इस देश के एक बड़े राजनीतिक दल के एक बड़े नेता ने एक जो है रथ लेकर के घूमना शुरू कर दिया, और रथ को जो है वो मंदिर मस्जिद से जोड़ करके और मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर दिया। जब इस देश के पिछड़े और अति पिछड़े जो कमजोर वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे थे, और जब उनकी राजनीतिक सामाजिक जो एकीकरण है, जो एक तरीके से चरम सीमा पर था एक तरीके से वो, और उसको तोड़ने के लिए, उसको नस्तनाबूद करने के लिए पूरी साजिश के तहत जो एक मंदिर और मस्जिद का मसला सामने लाया गया, और उस मंदिर मस्जिद को लेकर के आज तक जो है उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है हम सबको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो धर्म के नाम पर जो बहस करते हैं, उनको ये कहिए कि साहब, आप रोटी कपड़ा शिक्षा मकान दवाई कमाई पर आप बहस करिए, प्रतिनिधित्व पे बहस करिए। जब वोट लेना हो तो धर्म के नाम पर, और जब कुछ देना हो तो जाति के नाम पर। ये एक जो विषय चल रहा है इस प्रदेश और देश के भीतर और पूरी राजनीतिक व्यवस्था में, उसको हमें पूरी तरह से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हमें हमारी जरूरत क्या है। और मैं मेहरा जी के उस विषय से भी सहमत हूँ कि हमें, तो हम वही है, हमारा ये कहना कि एक तो जातिगत जो संख्या है, जो जनसंख्या है, उसकी गिनती का सवाल है, और दूसरा उस गिनती के साथ हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है। इसी के भीतर सारा कुछ हो जाता है, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व हो, सत्ता प्रतिष्ठान हो, कहीं भी हो। हम केवल गुलदस्ते की तरह सजाने के लिए एक दो नमूना पेश करके, और हमारे लोगों में जो है आजकल क्या किया जाता है कि किसी को राष्ट्रपति बना देना है, किसी को ये बना देना है, किसी को राज्यपाल बना देना है, और प्रधानमंत्री कहें संसद के भीतर कि साहब मैं पिछड़ी जाति में पैदा लिया हूं, और उसके बाद पता चलता है कि यहाँ जो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के जो रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो केवल घोषित है 27% है कहाँ साहब? आप देखिए तो 10-12% भी सरकारी क्षेत्र में ओबीसी के लोग नहीं है। तो वो जब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर संविधान को लागू नहीं किया जा रहा। इस देश के भीतर जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो उसको आप पूरा नहीं करना चाहते, तो इस जी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी कमल बोल जी जो है एक बात कहना चाहेंगे, यदि आपके पास कविता कोई हो तो आपका स्वागत है। महापुरुषों के बारे में आप बहुत लिखते हैं, आप कवि हैं, उच्च कोटि के लेखक हैं आप जो है। जी कोई मिशन जी जी कुछ सचेत जी सर, कुछ सचेत करने की कोशिश की है मैंने समाज को इस कविता के माध्यम से। हमें सोचना होगा इस विषय पर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। देखते हम रहे लूटते वो रहे, देखते हम रहे लूटते वो रहे, इस तरह देश का ये चमन लुट गया, देखते हम रहे लूटते वो रहे। दे गए जो हमारे लिए जान तक, दे गए जो हमारे लिए जान तक, कारवा उनका बढ़ने से क्यों रुक गया, देखते हम रहे लूटते वो रहे। आगे कहा है, एक दिन में महल कोई बनता नहीं, सदियों की गुलामी है साहब। एक दिन में महल कोई बनता नहीं, एक दिन में महल वो उजड़ता नहीं, आंख के ख्वाब आंखों में ही रह गए, कौन है जो स्वप्न छीन कर ले गया, कौन है जो स्वप्न छीन कर ले गया, देखते हम रहे लूटते वो रहे। आपका आशिया आप मालिक नहीं। दरअसल हमारे पिछड़े समाज को अपनी वास्तविकता का एहसास ही नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं,
हमारे अधिकार क्या है, हमारा प्रतिनिधित्व क्या है क्या नहीं, इस बात को कि एहसास ही नहीं है, जबकि सारी संपत्ति, सारी संपदा, सारा देश हमारा है। आपका आशिया आप मालिक नहीं, आपका आशिया आप मालिक नहीं, आपको इस गुलामी का एहसास शिकवा नहीं, आपको इस गुलामी का शिकवा नहीं। हम तो सोते रहे और वो जगते रहे, हम तो सोते रहे और वो जगते रहे, सर हमारे अफीम का नशा चढ़ गया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है, और ये हमारे पिछड़े समाज को अफीम का नशा अच्छी तरह से पिला दिया गया है। सर हमारे अफीम का नशा चढ़ गया, देखते हम रहे लूटते वो रहे। पूछता हूँ मैं क्या हम भी इंसान हैं, पूछता हूँ मैं क्या हम भी इंसान हैं। क्या मिला क्या गया इसका अनुमान है, क्या मिला क्या गया इसका अनुमान है। वो संभलते गए हम भटकते गए, वो संभलते गए हम भटकते गए, रास्ता जो था मंजिल का वो खो गया, रास्ता जो था मंजिल का वो खो गया। देखते हम रहे लूटते वो रहे, इस तरह देश का ये चमन लुट गया। दे गए जो हमारे लिए जान तक, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए जान तक दे गए जो हमारे लिए जान तक। कारबा उनका बढ़ने से क्यों रुक गया, देखते हम रहे लूटते वो रहे। जी बहुत अरे बहुत वाह धन्यवाद कमल जी, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप, वो रहे, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा बहुत संदेश बढ़िया आपने लिखते हैं। बहुत शानदार जी। आपकी विनोद जी, भावनाएं जो है अगर हमने देखी। आप पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि ज्यादातर जो जातियां हैं हमारी, अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो जो है भटकी हुई है, जैसे अभी कमल जी ने भी उसका इशारा किया। विनोद जी, थोड़ा सा उसके बारे में आपको क्या कहना है, थोड़ा सा, क्योंकि समय भी हमारा समाप्ति की ओर है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद अब आपका माइक ठीक हो गया हो। जी विनोद जी, अभी आवाज आपकी ठीक नहीं हुई है। लीड निकाल दीजिए, लीड कान में से लीड निकाल दीजिए, लीड निकाल दीजिए अपनी कान में से, कान में से लीड निकाल दे, सीधे आ जाइए, आपको भले ही ना सुनाई दे, स्पीकर ऑन कर लीजिए। फोन का लीड भी निकालने बोली है इनको। फोन में से भी लीड निकाल लीजिए, फोन में से लीड निकाल लीजिए अपनी, फोन में से लीड निकाल लीजिए। हाँ, समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा, आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे और कम समय में निकल करके जो आया, क्योंकि समय की एक सीमा है। जो बातें आप लोगों ने की है, आज उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आज हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दबे कुचले वंचित समाज में अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है, उनकी आबादी का पता चल जाता है, तो साधनों और संसाधनों पर, देश के जो धन धरती पर जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का 99% जो कब्जा दिख रहा है, और निश्चित रूप से पिछड़े दबे कुचले वंचित समाज को भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो यदि हम लोग जागरूक होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मंजीत जी, कमल घोष जी, विनोद जी और अमित मेहरा जी, जो मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल पर आते रहिए और इस वीडियो को जो भी लोग सुन रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारे समाज का भला हो सके, उत्थान हो सके। क्योंकि आज के राजनीतिक परिवेश में हर प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला आज भी प्रासंगिक है, लेकिन तथाकथित जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते इस पिछड़े
दबे पिछड़े वंचित समाज का भला हो, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है वो काम तो हमारा पिछड़े वर्ग का करते हैं, कर नाम लेते हैं काम करने का, लेकिन काम नहीं करते। पिछड़े, अभी आप लोगों ने भी इस बात की चर्चा किया कि जो है आते हैं पिछड़ों के नाम पर, काम करते हैं अगड़ों के लिए, जैसे आजकल ये चल रही है, बीच में घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं इस पिछड़े समाज के लिए, और उसके बाद जो है ना काम होता है किसका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का, उच्च वर्गों के, उन्हीं के हितों के लिए योजनाएं बनती है, एक तरह से आरक्षण जो है संसाधन विहीन बना दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यदि हम लोग लगातार इस पर जागरूकता के साथ अगर काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेगी। तो आज मैं कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती स्मृति दिवस के अवसर पर ये मैं संकल्प लेता हूं, जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग जागेगा नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसको भेजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी चैन से रह सके, अपने हक अधिकार के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सके। यदि हमने ये काम छोड़ दिया आज, तो हमारी पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।